प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे गुप्ता डायनेस्टी की। तो गुप्ता डायनेस्टी को इंडिया का ग्लोरियस एज भी बोला जाता है या गोल्डन एज भी बोला जाता है, क्योंकि जब गुप्ता डायनेस्टी भारत में रूल कर रही थी उस वक्त जो भारत का आर्ट एंड आर्किटेक्चर है या भारत की जो लिटरेचर है वो जबरदस्त तेजी से ग्रोथ उसमें देखने को मिलता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गई, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के नॉवेल्स प्रोड्यूस किए गए, बड़े बड़े नाटककार इस दौरान उन्होंने जन्म लिया। तो इसलिए गुप्ता डायनेस्टी ना सिर्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी मानी जाती है, बल्कि आज की जो हमारी भारत की जो कल्चर है उसमें बहुत बड़ा इंपैक्ट या कह लो कि बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमको गुप्ता डायनेस्टी का देखने को मिलता है। तो आइए डिटेल में समझते हैं कि ये गुप्ता डायनेस्टी क्या थी, किस सरकमस्टांसेस में ये डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई और इंडियन हिस्ट्री पे इसका क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ी सी बैकग्राउंड समझ लेते हैं। तो गुप्ता डायनेस्टी से 500 साल पहले जाते हैं। तो गुप्ता डायनेस्टी से 500 साल पहले भारत में एक बहुत बड़े ग्लोरियस डायनेस्टी का जन्म हुआ था, वो थी मौर्यन डायनेस्टी। तो मौर्यन डायनेस्टी ने लगभग पूरे इंडिया पे अपना कंट्रोल बनाए रखा था। ये पूरा का पूरा एरिया जो आप देख रहे हो मौर्यन डायनेस्टी के कंट्रोल में था। तो इस मौर्यन डायनेस्टी ने 140 साल तक राज किया। फिर फाइनली 185 बीसी के आसपास मौर्यन डायनेस्टी खत्म हो गई और खत्म होके छोटे छोटे किंगडम्स में बट गई। तो ये जो छोटे छोटे किंगडम्स बने, इनमें से कुछ किंगडम इंडियंस थे, जैसे कि शुंग और कण्व किंगडम, यानी कि इंडियन किंगडम कहने का मतलब है कि भारत में पैदा हुए लोगों ने ये किंगडम बसाए थे। कुछ किंगडम बाहर से आए लोगों ने भी बसा लिए थे, जैसे कि शाका, कुषाण। बेसिकली नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वाले हिस्से पे फॉरेनर्स का कंट्रोल हो गया था और ईस्टर्न हिस्से पे इंडियन डायनेस्टी कंट्रोल कर रही थी। ये सब कब हो रहा था? जब 185 बीसी में मौर्यन डायनेस्टी कोलैप्स कर गई थी बच्चों, ठीक है। तो अगले 500 सालों तक यही होता रहा भारत में। छोटी छोटी डायनेस्टीज, कोई 50 साल के लिए, कोई 60 साल के लिए, इस तरह रूल करती थी, फिर डिक्लाइन होके खत्म हो जाती थी। तो आपस में लड़ती रहती थी छोटी छोटी डायनेस्टीज। इन डायनेस्टीज में एक बहुत रिमार्केबल डायनेस्टी हुई, उसका नाम था कुषाण। तो कुषाण डायनेस्टी का कब्जा, अगर मैं तुम्हें मैप में दिखाऊं कि कुषाण डायनेस्टी का कब्जा किस एरिया में था, तो ध्यान से देखना बच्चों। ये जो पाकिस्तान वाला एरिया तुम देख रहे हो, उस वक्त तो पाकिस्तान था नहीं, यहां से लेके आधा उत्तर प्रदेश यानी बिहार की बाउंड्री तक वाला एरिया ये कुषाण डायनेस्टी के कंट्रोल में आ गया था। तो कुषाण डायनेस्टी जब पूरी तरीके से डिक्लाइन कर गई, तो इसी कुषाण डायनेस्टी के जो पुराने कंट्रोल्ड एरिया थे, इस पे बिल्कुल एक नई डायनेस्टी उभर के आई और यही डायनेस्टी गुप्ता डायनेस्टी कहलाई। तो ये जो बदलाव हुआ, ये आप देख रहे हो कि 4th सेंचुरी के स्टार्ट में बदलाव हुआ। 320 बीसी के आसपास गुप्ता डायनेस्टी पूरी तरीके से स्टैब्लिश हो गई थी। तो यही बैकग्राउंड है गुप्ता डायनेस्टी की। एक चीज आप याद रख लो बच्चों, क्वेश्चन में भी कई बार पूछा गया है कि गुप्ता डायनेस्टी ने किससे ताकत छीनी। जैसे मौर्य डायनेस्टी की वीडियो जब हमने की थी, तो मौर्य डायनेस्टी में हमने देखा था कि मौर्य डायनेस्टी ने नंद डायनेस्टी को हटा के खुद को स्टैब्लिश किया था। तो कोई आपके लिए रेड कारपेट तो बिछाता नहीं है, आपको एक डायनेस्टी को हटाना होता है, तब जाके दूसरी डायनेस्टी राज कर पाती है। तो कुषाण डायनेस्टी गई और गुप्ता डायनेस्टी आई, ठीक। तो गुप्ता डायनेस्टी को आज हम जानते हैं भारत के गोल्डन एज के रूप में। इसकी कुछ क्रेडिट हमको कुषाण को भी देनी होगी, क्योंकि कुषाण लोगों ने, ये कुषाण जो डायनेस्टी थी इसकी हमने वीडियो कर रखी है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो कुषाण डायनेस्टी बेसिकली इंडियन नहीं थी, ये लोग चाइना और मंगोलिया से आए थे, लेकिन भारत में राज करते करते इन लोगों ने खुद को पूरी तरीके से इंडियन बना लिया था। इंडियन नाम रखने स्टार्ट कर दिए थे, भारत के धर्म अपना लिए थे, साथ ही साथ भारत के आर्ट एंड कल्चर में भी
काफी योगदान दिया था कुषाण डायनेस्टी ने। तो उसी कुषाण डायनेस्टी का जब डिक्लाइन हो गया तो उन्हीं जमीनों से, उन्हीं टेरिटरीज से गुप्ता डायनेस्टी निकल के सामने आई। तो आइए हम डिटेल में गुप्ता डायनेस्टी के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लें। तो गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर श्रीगुप्त नाम के राजा को माना जाता है। श्रीगुप्त, इसी गुप्त से निकला गुप्ता डायनेस्टी। तो ये गुप्ता डायनेस्टी आगे चल के बड़े बड़े राजाओं को जन्म देती है। तो गुप्ता डायनेस्टी के कुछ बहुत फेमस राजा चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त जैसे राजा हुए इस डायनेस्टी में, सबको हम डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये श्रीगुप्त जिसने गुप्ता डायनेस्टी बसाई, ये कुषाण एम्पायर के अंदर ही काम करते थे। कुषाण एम्पायर के अंदर एक छोटे से जमींदार हुआ करते थे ये लोग। तो जब कुषाण एम्पायर डिक्लाइन कर गया तो इनको मौका मिल गया और इन्होंने पॉलिटिकल ताकत अपने हाथ में ले ली। तो ये जो गुप्ता एम्पायर या गुप्ता डायनेस्टी बसाई गई, ये नॉर्थ इंडिया के काफी बड़े हिस्से पे तो फैली ही थी, साथ ही साथ सेंट्रल इंडिया यानी कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इस तरह के एरिया और साउथ इंडिया के कुछ हिस्सों तक फैली हुई थी, ठीक। जो 5वीं सेंचुरी के संस्कृत पोएट है, महान संस्कृत पोएट कालिदास, तो वो गुप्ता डायनेस्टी के दौरान ही पैदा हुए थे, ठीक है। तो कालिदास कौन है? तो गुप्ता डायनेस्टी का ही आप मान लो कि कोर्ट पोएट थे। वो गुप्ता राजाओं के दरबार में रहते थे कालिदास। तो कालिदास ने हमें बताया है, अपनी बुक्स में ये चीज लिखी है कि गुप्ता डायनेस्टी के राजाओं ने 21 छोटे छोटे किंगडम्स को हरा के खुद में मर्ज कर लिया था। तो कहने का मतलब है कि गुप्ता डायनेस्टी ने सब छोटी छोटी डायनेस्टियों को खत्म कर दिया और अपनी एक बड़ी सी डायनेस्टी बसाई थी। 21 छोटे छोटे किंगडम्स को हराया था। गुप्ता डायनेस्टी या गुप्ता एज को इस चीज के लिए भी खास करके हिस्टोरियंस क्रेडिट देते हैं कि जिस दौरान गुप्ता डायनेस्टी इंडिया में रूल कर रही थी, तो पूरे इंडिया के आर्ट एंड कल्चर में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला। ना सिर्फ आर्ट एंड कल्चर में, बल्कि पॉलिटी यानी राजकाज, गवर्नेंस, इकोनॉमी, कल्चर तो हम जानते ही हैं, सोसाइटी, हर चीज में बहुत बड़े बड़े बदलाव और अच्छे बदलाव, कुछ बुरे बदलाव नहीं, अच्छे बदलाव, पॉजिटिव चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। तो पता लगाते हैं कि जो गुप्ता डायनेस्टी या गुप्ता एम्पायर थी, ये कहां तक फैली हुई थी। तो मैप अगर आप देख पा रहे हो, तो ये जो पिंक कलर का रीजन आप देख रहे हो, यही गुप्ता डायनेस्टी का एक्सटेंट है। तो एक चीज तो इमीडिएटली हमारी समझ में आ जाती है कि गुप्ता एम्पायर कहीं से भी मौर्यन एम्पायर जितना बड़ा नहीं था, क्योंकि मौर्यन एम्पायर ऑलमोस्ट पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था। ये सारा हिस्सा भी मौर्यन एम्पायर में आता था, जबकि ये गुप्ता एम्पायर में नहीं आता था। कलिंग, उड़ीसा, जिसको जीत के सम्राट अशोक ने मौर्य एम्पायर का हिस्सा बनाया था। यानी साउथ इंडिया के 2 राज्य अगर आप छोड़ दो, तमिलनाडु और केरल, तो बाकी पूरा का पूरा इंडिया, कश्मीर के कुछ हिस्से छोड़ दिए जाए, तो सारा भारत इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश मौर्यन एम्पायर में के अंतर्गत आते थे। लेकिन गुप्ता डायनेस्टी या गुप्ता एम्पायर उतना बड़ा नहीं था। तो गुप्ता एम्पायर की जो शुरुआत हुई थी, वो बेसिकली इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, बिहार और उत्तर प्रदेश का जो गंगा वाला क्षेत्र है, जहां से गंगा नदी गुजरती है, बेसिकली ये एरिया, यहां से इनकी शुरुआत हुई थी और फैलते फैलते ये पूरी तरीके से नॉर्थ इंडिया में फैल गए। तो जब ये पाटलिपुत्र और उत्तर प्रदेश में रहते थे, तब ये कुषाण डायनेस्टी के अंदर काम किया करते थे। तो जब कुषाण डायनेस्टी डिक्लाइन कर गई, यानी इन सब जगहों पे पहले कुषाण डायनेस्टी हुआ करती थी, तो गुप्ता ने आके उनकी जगह छीन ली। तो गुप्ता डायनेस्टी वालों ने अपनी कैपिटल इलाहाबाद को बना रखी थी। बच्चों याद रखना, पाटलिपुत्र को नहीं। पाटलिपुत्र में ये रहते थे, पैदा हुए थे, लेकिन पाटलिपुत्र से एक्सपेंड करते करते जब पूरे नॉर्थ इंडिया को इन्होंने अपने कंट्रोल में लिया, तो इलाहाबाद को बनाया अपना कैपिटल। इलाहाबाद से ही हमको इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन मिलता है। इलाहाबाद में एक खंबा है
जो सम्राट अशोक का पिलर है, सम्राट अशोक ने पूरे देश में कई जगह पे पिलर्स बनवाए थे ना, तो ऐसी ही एक पिलर सम्राट अशोक ने इलाहाबाद में भी बनवाई थी। उस पिलर पे बाद में गुप्ता डायनेस्टी के राजाओं ने अपनी कहानी लिखवा दी। तो उस इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन को पढ़ के हमको गुप्ता डायनेस्टी के समुद्रगुप्त नाम के राजा का जिक्र मिलता है। और समुद्रगुप्त का जो कोर्ट पोएट था हरि सेन, उसने ही इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन लिखा है। तो उस इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन को पढ़ के हमें डिटेल में यह बात पता चलती है कि गुप्ता डायनेस्टी यहां से वहां तक फैली हुई थी। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन किसने लिखा? तो हरिसेना ने लिखा। हरिसेना कौन था? तो यह कोर्ट पोएट था समुद्रगुप्त का। तो नाम से ही क्लियर है, गुप्त यानी गुप्त वंश का राजा था, गुप्त डायनेस्टी का राजा था। तो क्या लिखा है इस इंस्क्रिप्शन में? तो इस इंस्क्रिप्शन में यही चीज लिखी है कि जो गुप्त वंश के राजा हैं, ये बंगाल से लेके अरेबियन सी, यानी इस छोर से लेके, ये रहा आपका बंगाल, ये रही आपकी अरेबियन सी, तो बंगाल से लेके अरेबियन सी, पंजाब से लेके विंध्य, तो ये रहा आपका पंजाब, विंध्य माउंटेन यानी कि मध्य प्रदेश का स्टार्टिंग पॉइंट या मध्य प्रदेश के बीचों बीच, तो यहां से यहां तक फैला हुआ है। तो आप ये बाउंड्री देख पा रहे हो ना, उसी अकॉर्डिंग ये मैप बना हुआ है, पंजाब से लेके मध्य प्रदेश के बीचों बीच और पूरा का पूरा बंगाल इंक्लूडिंग बांग्लादेश से लेके अफगानिस्तान तक फैला हुआ था इनका किंगडम। अब बात करते हैं गुप्ता डायनेस्टी के राजाओं की। तो गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो श्री गुप्त नाम के राजा थे। तो श्री गुप्त का करियर कैसे स्टार्ट हुआ था? तो बिल्कुल बिगिनिंग में ये कुषाण डायनेस्टी के राजाओं के लिए काम करते थे, उनके लिए जमींदार का काम करते थे, उनके लिए लोकल लेवल पे गवर्नमेंट चलाते थे। श्री गुप्त के मरने के बाद उनका बेटा घटोत्कच राजा बना। तो श्री गुप्त और घटोत्कच खुद को महाराजा बुलाते थे। महाराजा, महाराजा का मतलब होता है राजा से थोड़ी बड़ी चीज। अब देखो ये सब बड़े बड़े लोग ना अपने आप को बड़े बड़े नाम देके महान साबित करना चाहते थे। तो एक होता है राजा, एक होता है महाराजा, एक होता है महाराजा धीराज। तो ये सब प्रमोशन है कि राजा से बड़ा महाराजा और महाराजा से भी बड़ा महाराजा धीराज। तो आपको एक बात याद रखनी है बच्चों कि जो पहले दो राजा हुए, गुप्ता डायनेस्टी के जो पहले दो राजा हुए, तो सबसे पहला राजा तो श्रीगुप्त और इसका बेटा घटोत्कच, ये दोनों खुद को महाराजा के नाम से बुलवाते थे, यानी बोलते थे कि मेरा नाम महाराजा कह के लिया जाए। जबकि घटोत्कच का बेटा चंद्रगुप्त वन, तो यहां से इसके बाद के राजाओं ने खुद को महाराजा धीराज कहलाना स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि इन लोगों ने किंगडम को एक्सपेंड किया होगा। राजा अपने आप को महाराजा तभी बुलाएगा ना जब उसने कुछ बड़ा काम कर दिया हो, और महाराजा अपने आप को महाराजा धीराज तभी बुलाएगा ना जब उससे भी बड़ा काम कर दिया हो। तो इससे हमको पता चलता है कि इस वक्त ये लोग एक्सपेंड कर रहे थे। ठीक, तो सबसे पहले राजा हुए श्रीगुप्त, श्रीगुप्त का बेटा था घटोत्कच। तो पहले दो राजा श्रीगुप्त और घटोत्कच खुद को महाराज बुलाते थे, बाद के राजाओं ने महाराजा धीराज कहना स्टार्ट कर दिया खुद को। तो घटोत्कच के बारे में हमें बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं चलता है। तो ये लोग उतने बड़े लेवल के राजा नहीं थे, उस वक्त तक इनका एक्सपेंशन शायद नहीं हुआ होगा, इसलिए ना ही इनके सिक्के मिलते हैं कहीं, ना ही इनकी पिलर्स या इंस्क्रिप्शंस हमको देखने को मिलती है। खैर, तो पहले और दूसरे राजा के बारे में हमने जान लिया। अब बात करते हैं आगे की। तो चंद्रगुप्त वन के वक्त से, अगर आप सही मायने में पूछो तो चंद्रगुप्त वन के वक्त से ही गुप्ता डायनेस्टी ने अपना जो असली रूप है वो इख्तियार किया, या सही मायनों में गुप्ता डायनेस्टी चंद्रगुप्त वन के टाइम से स्टार्ट मानी जाएगी। फाउंडर तो खैर श्रीगुप्त को ही मानना पड़ेगा हमें। तो कौन थे ये चंद्रगुप्त वन? तो चंद्रगुप्त वन गुप्ता डायनेस्टी के पहले इंपॉर्टेंट किंग माने जाते हैं। तो ये जो गुप्ता थे, ये लोग कास्ट सिस्टम की बात करो
तो ये लोग हिंदू तो थे ही, हिंदू धर्म में भी 4 जातियां होती है ना, 4 कास्ट्स होते हैं ना, ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण के बाद होता है क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद वैश्य, वैश्य के बाद शूद्र। तो वैश्य जाति को बिलोंग करते थे गुप्ता। आज भी गुप्ता एक बहुत कॉमन टाइटल है, कई लोगों को नाम आपको गुप्ता मिल जाएगा, मतलब अपने फ्रेंड सर्किल में भी सोचोगे तो आपको गुप्ता नाम के कई लोग मिल जाएंगे। तो जो गुप्ता थे ये लोग बाय कास्ट वैश्य हुआ करते थे। लेकिन चंद्रगुप्त वन के बारे में हमको यह बात पता है कि उसने लिच्छवी कुमार देवी नाम की एक राजकुमारी से शादी की थी। तो लिच्छवी की राजकुमारी थी कुमार देवी। तो राजकुमारी होने का मतलब है कि ये एक क्षत्रिय थी, यानी सोसाइटी की पोजीशन या हायरार्की की बात करो तो क्षत्रिय को वैश्य से ऊपर का दर्जा प्राप्त था। तो एक वैश्य की शादी जब एक राजकुमारी से हो जाती है तो उस वैश्य की सोशल पोजीशन इनहेंस हो जाती है। तो यही काम चंद्रगुप्त ने किया, उसने शादी कर ली एक राजकुमारी से, जिससे उसकी पॉलिटिकल पोजीशन और स्ट्रांग हो गई, क्योंकि राजकुमारी तो क्षत्रिय फैमिली से आएगी ना। तो चंद्रगुप्त वन धीरे धीरे पोजीशन भी गेन कर रहे थे और ताकत भी गेन कर रहे थे। तो इनको पहला इंपॉर्टेंट किंग माना जाता है। तो ये गद्दी पे बैठे थे 320 एडी में। तो जब ये गद्दी पे बैठे तभी से सही मायनों में गुप्ता एरा माना जाता है। गुप्ता एरा यानी एक नए युग का आरंभ, एक नया कैलेंडर स्टार्ट होगा, यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा ने अभी अभी रूल करना स्टार्ट किया है। तो गुप्ता एरा कब स्टार्ट माना जाता है? 320 बीसी में, 320 एडी में। किसने स्टार्ट किया इसको? चंद्रगुप्त वन ने। देखो, एरा स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं है कि वो फाउंडर है गुप्ता डायनेस्टी का, नहीं, गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर तो श्री गुप्त है। तो चंद्रगुप्त राजा बन गए, काफी धूमधाम से राजा बन गए, नया एरा भी स्टार्ट कर दिया, साथ ही अपने नाम में भी चेंज कर लिया। चंद्रगुप्त वन ने खुद को महाराजा धीराज बुलाना स्टार्ट कर दिया। महाराजा धीराज का मतलब महाराजा का भी राजा, यानी किंग ऑफ द किंग्स। तो ये तो कहानी थी चंद्रगुप्त वन की। तो चंद्रगुप्त वन क्यों कहा जाता है बच्चों? क्योंकि आगे चल के इसी डायनेस्टी में चंद्रगुप्त नाम के एक और राजा हुए। तो दोनों चंद्रगुप्त में फर्क बना रहे, इसीलिए 1 और 2 नाम दिया गया। तो ये चीज आप याद रखोगे बच्चों, चंद्रगुप्त वन ऑब्वियसली चंद्रगुप्त 2 के पहले पैदा हुए। तो अब आगे देखते हैं। तो अगले इंपॉर्टेंट राजा हुए, उनका नाम था समुद्रगुप्त। तो कौन थे ये समुद्रगुप्त? तो ये चंद्रगुप्त वन के बेटे थे। तो समुद्रगुप्त को पूरी गुप्ता डायनेस्टी का सबसे पावरफुल राजा माना जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपेंशन अगर गुप्ता डायनेस्टी का हुआ है तो समुद्रगुप्त के जरिए ही हुआ है। समुद्रगुप्त ने इतनी लड़ाइयां लड़ी, कभी वो हारे नहीं। तो जो गुप्ता डायनेस्टी उत्तर प्रदेश और बिहार से स्टार्ट होके पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल गई थी, वो समुद्रगुप्त की वजह से ही फैली थी। क्यों? देखते जाओ। समुद्रगुप्त ने असम को हरा के जीता, अफगानिस्तान को हराया, कश्मीर को हराया और तमिलनाडु को भी हराया। तो ये समुद्रगुप्त इतने ताकतवर थे कि इनके बारे में कहा जाता है कि पूरे जीवन इनको कोई हरा नहीं पाया। पूरे जीवन में इन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी हार का सामना किया ही नहीं। समुद्रगुप्त याद रखोगे। तो समुद्रगुप्त क्योंकि पूरे जीवन कभी हारे नहीं, इसलिए क्योंकि हमको तो अंग्रेजों की गुलामी करने की आदत है, तो हम इनको बोलते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन को समुद्रगुप्त ऑफ फ्रांस क्यों नहीं बोला जाता है हमें नहीं पता। तो हम नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको बुलाते हैं? समुद्रगुप्त को। यानी कि समुद्रगुप्त की तुलना हम नेपोलियन से करते हैं। चाहे तो नेपोलियन की तुलना भी कर सकते हैं समुद्रगुप्त से, खैर वो एक अलग डिबेट है। तो बस आप ये याद रखना कि सबसे ताकतवर, सबसे ज्यादा एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाने वाले गुप्ता किंग अगर कोई हुए तो समुद्रगुप्त। और इसी समुद्रगुप्त की कहानी हमको इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन पे मिलती है। उस इंस्क्रिप्शन पे लिखा है ना कि 21 किंगडम को हराया, वही 21 किंगडम को हराने वाला राजा समुद्रगुप्त ही है। तो समुद्रगुप्त ना सिर्फ एक ताकतवर राजा थे, बल्कि वो एक म्यूजिशियन भी थे।
वो एक ट्रेंड म्यूजिशियन थे। बच्चों इन सिक्कों को ध्यान से देखो, ये समुद्रगुप्त ही नजर आ रहे हैं आपको इन सिक्कों पे। तो ये समुद्रगुप्त के हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक। तो ये एक ट्रेंड म्यूजिशियन थे। ये बात हमको कैसे पता चलती है? खुद उनके द्वारा चलाए गए सिक्कों से ये बात पता चलती है। इस सिक्कों पे जो समुद्रगुप्त है वो अपने हाथ में वीणा नाम का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पकड़े हुए नजर आते हैं। ये वीणा कह लो तो ये बिल्कुल एक सितार की तरह की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थी। तो म्यूजिक में इंटरेस्ट रखने की वजह से, मतलब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट तो ये बजाते ही थे, साथ ही साथ ये पोएट्री वगैरह भी कंपोज किया करते थे, पोएट्री कंपोज किया करते थे। इसलिए इनका एक निकनेम कवि राज भी है। कवि का मतलब होता है पोएट, यानी कवियों के राजा, किंग ऑफ पोएट्स भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये दो फैक्ट्स आप भूलोगे नहीं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो, ये खुद तो म्यूजिशियन थे ही, ताकतवर थे ही, जहां जाते थे लड़ाई वो जीतते ही थे। तो इनका एक कोर्ट पोएट था हरिसेन नाम का। तो इसी हरिसेन ने इलाहाबाद में इंस्क्रिप्शन लिखवाया है, ये जो आप देख रहे हो। तो ये जो पिलर आप देख रहे हो बच्चों, ये पिलर एक्चुअली सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया पिलर था। इसी पिलर पे बाद में हरिसेन ने जाके ये सारी कहानी लिख दी। इसी अशोकन पिलर पे आगे चल के जहांगीर की नजर पड़ी और जहांगीर ने भी अपनी इंस्क्रिप्शन इस पिलर पे खुदवाई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक ही पिलर पे आपको 3 अलग अलग ग्लोरियस डायनेस्टीज का जिक्र मिलता है। एक मौर्यन डायनेस्टी का, दूसरा गुप्ता डायनेस्टी का और तीसरा जहांगीर जो कि मुगल डायनेस्टी का था। तो जहांगीर की कहानी हम आगे कवर करेंगे। तो इसी इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन के जरिए हमको काफी डिटेल में गुप्ता राजाओं के बारे में चीजें पता चलती हैं। समुद्रगुप्त हिंदू धर्म के बहुत बड़े फॉलोअर थे और अश्वमेध यज्ञ कंडक्ट किया करते थे। तो अश्वमेध यज्ञ क्या है? तो एक राजा अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए यज्ञ वगैरह किया करते थे, वैसा ही एक यज्ञ अश्वमेध यज्ञ। तो ये थे तो हिंदू, इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी धर्मों को ये पसंद नहीं करते थे या बाकी धर्मों को दबाते थे, ऐसा नहीं है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें ये बात पता है कि इन्होंने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन जो कि बुद्ध धर्म को फॉलो करते थे, यानी बुद्धिस्ट किंग थे। समुद्रगुप्त एक हिंदू किंग था, ये तो हिंदू है। तो इसने श्रीलंका के बुद्धिस्ट राजा मेघवर्मन को इजाजत दी थी, परमिशन दी थी कि आप बोध गया में मोनेस्ट्री बनवा सकते हो, बौद्ध मठ बनवा सकते हो। बोध गया में ही क्यों? क्योंकि बोध गया में गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट प्राप्त हुई थी, यहीं पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसलिए बोध गया जो है एक काफी इंपॉर्टेंट कह लो कि पिलग्रिमेज सेंटर है बुद्धिस्ट के लिए। तो ये आप याद रखना बच्चों कि समुद्रगुप्त ने किस राजा को परमिशन दी? तो मेघवर्मन नाम के राजा को परमिशन दी। देखो बच्चों, हम यहाँ पे काफी एफर्ट करते हैं फैक्ट्स कलेक्ट करने में, इधर उधर के क्वेश्चन पेपर देखते हैं ताकि एक भी फैक्ट छूट ना जाए। हमारे स्टूडेंट्स को ऐसा महसूस ना हो कि कोई फैक्ट छूट गया जिनकी वजह से उसका एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। तो हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप हर फैक्ट यहां से जरूर याद करके जाओगे, ठीक। तो ये गुप्ता डायनेस्टी धीरे धीरे एक्सपेंड करने लगी समुद्रगुप्त के टाइम। तो समुद्रगुप्त की ताकत बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि समुद्रगुप्त जो है वेस्टर्न इंडिया में जो किंगडम्स बसा ली थी, शाका ने और कुशाना ने, उनको भी सबजुगेट कर लिया, उनको भी अपने कंट्रोल में ले आए समुद्रगुप्त। तो इतने ताकतवर, इतने महान थे समुद्रगुप्त। तो खैर, समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उनका बेटा चंद्रगुप्त II अगला राजा बना। चंद्रगुप्त II, इसको II नाम देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि समुद्रगुप्त के पिताजी का नाम था चंद्रगुप्त। तो पिताजी का नाम भी चंद्रगुप्त, बेटे का नाम भी चंद्रगुप्त, तो इसलिए 1 और 2 तो लिखना पड़ेगा ना। तो बात करते हैं चंद्रगुप्त II की। तो चंद्रगुप्त II कौन थे? तो ये समुद्रगुप्त के बेटे थे और ये 380 एडी में गद्दी पे बैठे थे। तो 320 एडी में इनके दादाजी यानी चंद्रगुप्त I ने
सही मायनों में गुप्ता एरा स्टार्ट किया था। फाउंडर तो श्रीगुप्त हैं। देखो, फाउंडर और गुप्ता एरा को स्टार्ट करने वाले दो अलग लोग हैं, हमेशा याद रखना। फाउंडर है श्रीगुप्त, जबकि सही मायनों में गुप्ता डायनेस्टी की बिगनिंग मानी जाती है तब जब चंद्रगुप्त वन, जो कि चंद्रगुप्त टू के दादाजी थे, तो दादाजी ने 320 एडी में दादाजी राजा बने थे और पोता 380 एडी में राजा बन रहा है। तो चंद्रगुप्त टू को बेसिकली याद किया जाता है कल्चरल कंट्रीब्यूशन के लिए। जैसे समुद्रगुप्त ने ताकत के बल पे गुप्ता एम्पायर को महान बनाया, वैसे ही चंद्रगुप्त टू ने आर्ट एंड कल्चर को इतना प्रमोट किया कि आज भी उसका असर इंडिया में देखने को मिलता है। उस दौरान लिखी गई कहानियां, उस दौरान लिखे गए नाटक आज भी आपको इंडिया में पढ़ने को मिलेंगे, आज भी बॉलीवुड में उस पे फिल्म्स वगैरह बनती है। तो चंद्रगुप्त टू ने ना सिर्फ आर्ट एंड कल्चर को आगे बढ़ाने में कंट्रीब्यूट किया, बल्कि गुप्ता एम्पायर की बाउंड्रीज को भी एक्सपेंड करने में मदद किया। एक तो पहले ही एक्सपेंड करके गए थे समुद्रगुप्त, आगे और एक्सपेंशन देखने को मिला चंद्रगुप्त टू के टाइम। तो ये एक्सपेंशन क्या था? तो मालवा और गुजरात को जीता था चंद्रगुप्त टू ने। तो मालवा और गुजरात में उस वक्त शाका डायनेस्टी का कब्जा था, तो शाका डायनेस्टी को हरा के मालवा और गुजरात को मिला लिया गुप्ता डायनेस्टी में। तो मालवा यानी मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा शहर है उज्जैन। तो जब मध्य प्रदेश गुप्ता डायनेस्टी वालों के हाथ लग गया तो मध्य प्रदेश का एक इंपॉर्टेंट शहर उज्जैन था। तो उज्जैन को इन लोगों ने अपनी दूसरी राजधानी बना दी। पहली राजधानी क्या थी? पहली राजधानी इलाहाबाद थी, ठीक है। तो उज्जैन राजधानी किसके टाइम पीरियड में बनी, किसके रेन में बनी? तो चंद्रगुप्त टू के टाइम बनी। तो अब देखो, इन्होंने अभी अभी शाका को हराया था, गुजरात और मालवा को मिलाया था। तो शाका को हराने की वजह से इन्होंने अपना नाम रखा शकरी। शकरी यानी शाका को मार डालने वाला, शाका का वध करने वाला, शकरी। तो इन्होंने अपना पूरा नाम रख लिया विक्रमादित्य शकरी। अब ये विक्रमादित्य नाम क्यों रखा? क्योंकि इन्होंने उज्जैन को अपने कंट्रोल में लिया, तो उज्जैन के लोग विक्रमादित्य नाम के एक राजा को भगवान की तरह पूजा करते थे। तो पुराने जमाने में विक्रमादित्य नाम का एक राजा हुआ करता था उज्जैन का, तो उसी के नाम पे इन्होंने अपना नाम विक्रमादित्य रख लिया। और शकरी क्यों रखा? क्योंकि शाका लोगों को मारा था, इन्होंने शाका को हरा दिया था, ठीक है। तो जब ये उज्जैन में रहने लगे, उज्जैन को अपनी कैपिटल बना ली, तो उज्जैन में एक बहुत बड़ा दरबार लगने लगा। तो उसी उज्जैन के दरबार में, इनकी दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, यानी कि 9 बड़े बड़े स्कॉलर्स हुआ करते थे। तो ये आप याद रखोगे। तो आगे हम जब मुगल डायनेस्टी कवर करेंगे तो हम देखेंगे कि अकबर नाम का राजा है, उसने भी नवरत्न रखे थे अपने दरबार में, नवरत्न रखते थे ये राजा। स्कॉलर्स होते थे बेसिकली ये स्कॉलर्स, कोई म्यूजिशियन, मतलब कुछ विशेष गुण हो आप में, आप एक किसी फील्ड के एक्सपर्ट हो, तभी आप नवरत्न कहलाओगे। तो खैर जो भी हो, तो जब विक्रमादित्य का राज चल रहा था, विक्रमादित्य का असली नाम क्या है? चंद्रगुप्त टू। तो इसमें आपको बच्चों अलर्ट रहने की जरूरत है कि ऑप्शन में चंद्रगुप्त टू भी हो सकता है, विक्रमादित्य भी हो सकता है, दोनों एक ही आदमी के नाम है। तो जब चंद्रगुप्त टू का राज चल रहा था, उस वक्त फाहियान नाम का एक चाइनीज ट्रेवलर इंडिया आया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जब भी कोई फॉरेन ट्रेवलर इंडिया आता है तो आपको राजा का नाम याद रखना जरूरी है कि जब वो इंडिया आया था उस वक्त राजा कौन था? तो चंद्रगुप्त टू थे उस वक्त के राजा। तो इसी चंद्रगुप्त टू की कहानी हमको कुतुब मीनार में बने हुए पिलर पे मिलती है। तो कुतुब मीनार में एक पिलर बना हुआ है जिसको बोलते हैं मेहरोली पिलर। तो उस मेहरोली पिलर पे एक कुछ लाइंस लिखी हुई है, उन लाइंस को पढ़ के हमें पता चलता है कि विक्रमादित्य शकरी, जिनका नाम चंद्रगुप्त टू भी है, नाम के एक महान राजा हमारे देश में हुआ करते थे। अब बात करते हैं विक्रमादित्य के नवरत्नों की। तो नवरत्नों का मतलब है 9 बड़े बड़े जेम्स, 9 जेम्स। जेम्स यानी
किसी खास एरिया में बहुत ज्यादा उनको एक्सपर्टीज होती थी, या तो ये म्यूजिशियन होते थे या मैथमेटिशियन होते थे, इस तरह की चीजें। तो सबसे पहले जो नवरत्न थे वो थे कालिदास। तो कालिदास क्यों फेमस हैं? तो एक बहुत बड़े संस्कृत भाषा के नाटककार और पोएट थे। तो ये उज्जैन में रहते थे। उज्जैन याद रखना, चंद्रगुप्त टू के ही कोर्ट में उज्जैन में रहते थे। तो कालिदास आज क्यों फेमस है? तो कालिदास अपने संस्कृत में लिखे गए नाटकों के लिए फेमस है। तो जिन नाटकों की वजह से वो फेमस है उनका नाम तो आपको पता जरूर होना चाहिए ना। कल को क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि अभिजान शकुंतलम के लेखक कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए कि कालिदास ने लिखा है ये। तो और किन किन नाटकों की वजह से आज हम कालिदास को जानते हैं? मालविकाग्नि मित्रम। तो कालिदास बेसिकली जो है वो रोमांटिक नॉवेल्स लिखते थे, रोमांटिक पोएम्स लिखते थे। अभिजान शकुंतलम किस चीज की कहानी है? तो दुष्यंत नाम के एक राजा और उनकी प्रेमिका शकुंतला की कहानी है। मालविकाग्नि मित्रम किस चीज की कहानी है? तो अग्निमित्र नाम का एक सूंग राजा हुआ करता था, सूंग डायनेस्टी का राजा, उसकी और उज्जैन की राजकुमारी मालविका की प्रेम कहानी है। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि कालिदास उस जमाने के रोमांटिक पोएट राइटर हुआ करते थे। कालिदास ने कुछ पोएम्स भी लिखी हैं, ये सब नाटक है, प्लेज हैं, संस्कृत के नाटक हैं। इन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी हैं, कुछ पोएम्स भी लिखी हैं। उनमें से एक है रघुवंशम और एक है कुमार संभवम। तो बच्चों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन चारों बुक्स के नाम याद रख के आप ये याद रख लो कि इसको लिखने वाले थे महान संस्कृत के प्ले राइट नाटककार कालिदास। ठीक है, तो ये पहले नवरत्न थे। दूसरा नवरत्न था बेताल भट्ट। तो बेताल भट्ट कौन था? तो ये एक जादूगर था। तो आप बस नाम याद रखो और क्यों फेमस है वो याद रखो। तीसरे जो कह लो नवरत्न थे वो थे वराह मिहिर। तो वराह मिहिर कौन थे? तो ये बहुत फेमस इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे और एस्ट्रोलॉजर भी थे। अब बच्चों एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोलॉजर का अंतर क्या होता है? एस्ट्रोनॉमर का मतलब होता है कि ग्रह को या प्लैनेट्स, स्टार्स, इस तरह की चीजों को स्टडी करने वाला एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है भविष्य बताने वाला। तो पुराने जमाने में ग्रहों की स्थिति, तारों की स्थिति देख के ही आपका भविष्य बताया जाता था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो एस्ट्रोनॉमर होता था वही एस्ट्रोलॉजर भी होता था। तो वराहमिहिर एस्ट्रोनॉमर भी थे, एस्ट्रोलॉजर भी थे, साथ ही साथ मैथमेटिशियन भी थे। क्योंकि जब आप ग्रहों को पढ़ते हो, तारों को स्टडी करते हो, प्लैनेट का मूवमेंट स्टडी करते हो, तो आपको थोड़ी बहुत मैथ आती होगी, तभी तो आप करते होगे। तो वराहमिहिर एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोलॉजर और मैथमेटिशियन तीनों में ही महारत इनको मिली हुई थी। अब आज हम इनको किस बात के लिए याद रखते हैं? तो वराहमिहिर ने एक बहुत अच्छी बुक लिखी है एस्ट्रोनॉमी पे। उस बुक का नाम है पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता। ये दोनों बुक्स एस्ट्रोनॉमी पे है। सन, एक्लिप्स, स्टार्स की मूवमेंट, इन्हीं सब चीजों पे लिखी गई है। बेसिकली कि आपका यूनिवर्स कैसे फंक्शन करता है उस पे लिखी गई है। चौथे नवरत्न थे वराह रुचि। तो वराह रुचि नवरत्न क्यों थे? क्योंकि ये बहुत बड़े ग्रामेरियन थे और संस्कृत स्कॉलर थे। तो जैसे संस्कृत भाषा आप लिखोगे तो शुद्ध भाषा में लिखना, उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो उन्हीं रूल्स को, किसी भी लैंग्वेज को ढंग से लिखना या ढंग से बोलना, उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो उन्हीं रूल्स को ग्रामर बोलते हैं। तो वराह रुचि एक संस्कृत के ग्रामेरियन थे। बाकी के नवरत्नों पे नजर डाल लेते हैं। अमर सिम्हा। तो अमर सिम्हा एक संस्कृत स्कॉलर थे। इनको जाना जाता है संस्कृत की पहली डिक्शनरी बनाने के लिए। तो संस्कृत की पहली डिक्शनरी का नाम अमरकोश, तो ये अमर सिम्हा ने ही बनाई। अगले नवरत्न थे धनवंतरी। तो धनवंतरी कौन थे? तो ये एक फिजिशियन थे, यानी डॉक्टर थे ये, डॉक्टर। अगले नवरत्न काहापनाक। तो काहापनाक कौन थे? तो ये एक एस्ट्रोलॉजर थे। अगले नवरत्न
शंकु। तो शंकु कौन थे? तो ये ग्रेट आर्किटेक्ट थे, यानी महल बनाया था इन्होंने। जो विक्रमादित्य का उज्जैन वाला महल था वो शंकु ने ही बनाया था। और इन्होंने शिल्प शास्त्र नाम के एक बुक की रचना की है। शिल्प शास्त्र यानी आर्किटेक्चर और रिलीजन का मिक्सचर है ये, कि घर में गृह प्रवेश कैसे करें, दरवाजे दाईं तरफ बनाए या बाईं तरफ बनाए, इस तरह की चीजें जो आज आप देखते होंगे टेलीविजन वगैरह पे, वो सब शिल्प शास्त्र से ली गई हैं। आखिरी नवरत्न थे हरिसेन। तो हरिसेन जो है ये समुद्रगुप्त, इनके पिताजी के भी पोएट हुआ करते थे समुद्रगुप्त के। और जब बाद में उनका बेटा चंद्रगुप्त टू राजा बन गया तो हरिसेन ने उनके दरबार में भी अपनी सेवाएं दी। तो हरिसेन के बारे में तो हम जानते ही हैं कि इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इन्होंने ही लिखी है। तो ये इनके नवरत्नों की कहानी थी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट राजा की। तो अगले जो राजा बने वो थे कुमारगुप्त। तो कौन थे ये कुमारगुप्त? तो ये चंद्रगुप्त के बेटे थे, जो उनके सक्सेसर भी बने। कुमारगुप्त का जब तक राज रहा तो इनके राजपाट को जाना जाता है कि पीस और ट्रैंक्विलिटी के लिए, यानी कोई बड़ी लड़ाई झगड़े नहीं हुए, कहीं पे एक्सपेंशन की बात हमको नहीं मिलती है कि शाका से लड़ रहे हैं कि कुषाण से लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुमारगुप्त के टाइम पीरियड के दौरान पूरे किंगडम में पीस फैला हुआ था, प्रॉस्पेरिटी फैली हुई थी। तो कुमारगुप्त को आज हम किस बात के लिए जानते हैं? इनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि नालंदा यूनिवर्सिटी इन्होंने ही बनवाई। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो नालंदा यूनिवर्सिटी कहां है बच्चों? तो बिहार के नालंदा में है। तो ये बेसिकली बुद्धिस्ट धर्म को फैलाने के लिए, या कह लो कि बुद्धिस्ट रिलीजन की यहां पे पढ़ाई होती थी। और ऐसा माना जाता है कि एंशियंट जमाने में यहां पे 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट होते थे। आज आपको पूरी दुनिया में गिन के ऐसी 15 से 20 यूनिवर्सिटी भी नहीं मिलेगी जहां एक साथ 10,000 स्टूडेंट रहते हो। मुझे तो लगता है कि 5 यूनिवर्सिटी भी पूरी दुनिया में ऐसी नहीं मिलेगी जहां एक ही वक्त में 10,000 स्टूडेंट पढ़ते हो। लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, और टीचर्स भी पूरी दुनिया से चुन के लिए जाते थे। स्टूडेंट्स की इंटरव्यू ली जाती थी उनको नालंदा यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट करने से पहले। तो खैर जो भी हो, तो कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई। तो जब कुमारगुप्त की बारी आते आते गुप्ता डायनेस्टी थोड़ी कमजोर सी हो चली थी। तो गुप्ता डायनेस्टी के कमजोर होने का परिणाम यह हुआ कि इंडिया पे फिर से अटैक्स होने लगे। तो इस बार अटैक हो रहे थे सेंट्रल एशिया से, यानी मंगोलिया, चाइना, उज्बेकिस्तान जैसी जगहों से। ये अटैक करने वाले थे हून कबीले। हून एक ब्रूटल चाइनीज मंगोलियन कबीला हुआ करता था, यानी ये लोग घोड़ों पे आते थे, लूटपाट मचाते थे और वापस भाग जाते थे। तो ये सब कुमारगुप्त के दौरान के टाइम पीरियड में स्टार्ट हो गया था। तो ये लोग हून ट्राइब वाले बार बार हिंदू कुश माउंटेन को क्रॉस करके इंडिया में अटैक करने आते थे। लेकिन कुमारगुप्त से इनकी कोई बहुत बड़ी लड़ाई का जिक्र हमको नहीं मिलता है। हम बस इतना जानते हैं कि जब कुमारगुप्त का राज था उसी वक्त ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। हम ये भी जानते हैं कि असली लड़ाई लड़ी कुमारगुप्त के बेटे स्कंदगुप्त ने। और स्कंदगुप्त ने हून को मार भगाया, बुरी तरीके से हरा के हून्स को इंडिया से भगा दिया। हून ट्राइब एक बहुत ही बर्बर क्रूअल ट्राइब थी। ये सिर्फ लोगों की गर्दन काटते थे, उनको लूटते थे और वापस चले जाते थे। मतलब हून ट्राइब ने लाखों लोगों की जान ली। तो इसी हून ट्राइब को हराया कुमारगुप्त ने नहीं, बल्कि कुमारगुप्त के बेटे स्कंदगुप्त ने। तो अब हम स्कंदगुप्त के बारे में भी कुछ चीजें जान ले। तो स्कंदगुप्त को आज हिस्टोरियंस काफी इज्जत की नजरों से देखते हैं। अगर स्कंदगुप्त नहीं होता तो शायद आज हम लोग कुछ और रिलीजन, कुछ और कल्चर को फॉलो कर रहे होते। तो स्कंदगुप्त को इस बात की क्रेडिट दी जाती है कि इसने इंडिया को हून ट्राइब के कब्जे में आने से बचाया। अब ये हून कौन थे मैंने आपको बता दिया, काफी क्रूअल बारबेरिक ट्राइब थे जो सेंट्रल एशिया यानी मंगोलिया, उज्बेकिस्तान जैसी जगहों से बार बार आ जाते थे। तो स्कंदगुप्त ने हून ट्राइब्स को इतनी बुरी तरीके से हराया कि जब तक गुप्ता डायनेस्टी रही तब तक हून ट्राइब ने दोबारा गुप्ता डायनेस्टी से मुकाबला करने की नहीं सोची।
हाँ, जब गुप्ता डायनेस्टी पूरी तरीके से खत्म हो गई तब फिर से हून लोगों ने भारत में आक्रमण स्टार्ट कर दिए थे। स्कंदगुप्त को एक और बात के लिए जाना जाता है कि इसने सुदर्शन झील का रिपेयर करवाया था। अब ये सुदर्शन झील की कहानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। तो ये सुदर्शन झील कहां है? तो जूनागढ़ में है। ये जो पहाड़ आप देख रहे हो इसको गिरनार की पहाड़ी बोलते हैं, गिरनार हिल्स। तो इसी पहाड़ के तलहटी में, फुट हिल्स में बना हुआ ये जूनागढ़ में बना हुआ सुदर्शन लेक है। इसको बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने और कई राजाओं ने इसकी मरम्मत करवाई। उस वक्त इंडिया का ये बहुत बड़ा लेक हुआ करता था क्योंकि इंसानों ने बनवाया था, प्रकृति ने नहीं बनवाया था, इसलिए फेमस भी था। तो अब बात कर लेते हैं कि गुप्ता एम्पायर की डिक्लाइन क्यों हो गई, गुप्ता एम्पायर क्यों खत्म हो गई। तो स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद गुप्ता एम्पायर काफी कमजोर पड़ गया। जब तक स्कंदगुप्त था तब तक उसने हून ट्राइब को भारत में घुसने ही नहीं दिया, मौका ही नहीं दिया कि भारत को नुकसान पहुंचा सके। लेकिन स्कंदगुप्त के मरने के बाद कोई बचा नहीं जो हून्स को रोक सके, और वही हुआ। हून लोगों ने बचे खुचे गुप्ता डायनेस्टी पे भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया, बुरी तरीके से नॉर्थ इंडिया पे अटैक होना स्टार्ट हो गया। तो बेसिकली दो राजाओं का नाम हम जानते हैं, हून ट्राइब के राजा थे ये, तो तोरामन और इसका बेटा मिहिर कुल। मिहिर कुल के बारे में हम ये जानते हैं कि मिहिर कुल कश्मीर में आ गया था, कश्मीर में घुस गया था, और कश्मीर में घुस के इसने हजारों हजार बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों का कत्लेआम किया था, मसैकर कर दिया था। ठीक है, तो बाद में इन हून्स को यशोवर्धन नाम के एक राजा ने हराया था। तो यशोवर्धन एक छोटे मोटे राजा कह सकते हो थे, गुप्ता डायनेस्टी को ही बिलोंग करते थे यशोवर्धन नाम के राजा। उन्होंने किसी तरह से हून्स को हराया, खास करके मिहिर कुल को हराया था यशोवर्धन ने। ठीक है, ये मालवा के राजा थे, मालवा यानी कि मध्य प्रदेश कह लो। विष्णुगुप्त को गुप्ता डायनेस्टी का आखिरी रूलर माना जाता है। अब ये चैप्टर खत्म करने से पहले हमको कुछ लूज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता होने चाहिए जो कि गुप्ता डायनेस्टी के दौरान ही हुए। तो ये सब बेसिकली आर्ट एंड लिटरेरी कंट्रीब्यूशन है गुप्ता डायनेस्टी की, कि उस वक्त आर्ट एंड लिटरेचर के फील्ड में क्या क्या हो रहा था। तो विष्णु शर्मा नाम के एक बहुत बड़े विद्वान हुए, उन्होंने पंचतंत्र लिखी। तो पंचतंत्र तो हर बच्चे को पता है, हर बच्चे ने बचपन में जरूर पढ़ी होगी। तो विष्णु शर्मा ने लिखी है पंचतंत्र, ये आप याद रखोगे। शूद्रक नाम के एक बहुत बड़े नाटककार हुए, इन्होंने मृच्छकटिकम लिखी। तो शूद्रक को कालिदास के बराबर का माना जाता है, कालिदास के टक्कर के हैं शूद्रक। बस शूद्रक के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होने की वजह से कालिदास के जितने फेमस नहीं है शूद्रक। कुछ हिस्टोरियंस तो ये तक कह देते हैं कि शूद्रक और कालिदास एक ही व्यक्ति है। तो इससे यह भी पता चलता है कि शूद्रक और कालिदास की राइटिंग बिल्कुल एक जैसी थी, टक्कर की थी। विशाख दत्त नाम के एक और कह लो कि नाटककार थे, उन्होंने मुद्रा राक्षस लिखी है। तो आपको इन नाटकों को लिखने वाले का नाम याद रखना बहुत जरूरी है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। एक इसी टाइम पीरियड में गुप्ता डायनेस्टी के दौरान ही एक बहुत फेमस मैथमेटिशियन, पूरी दुनिया इनको जानती है, आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट हुए जिन्होंने कि जीरो का कॉन्सेप्ट और पाई का कॉन्सेप्ट दुनिया को दिया, जीरो। तो आज हम बोलते हैं ना कि भारत ने जो मैथमेटिक्स की दुनिया में जीरो दिया, तो वो आर्यभट्ट ही थे। इन्हीं आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत लिखा है, यानी कि सूर्य पे एक किताब लिखी है, सूर्य और उसके आसपास घूमने वाले ग्रहों के ऊपर। तो ये किताब ऑब्वियसली एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है। तो किताब और किताब को लिखने वाले का नाम आपको याद रखना है। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी। तो सुश्रुत कौन थे? तो एक बहुत बड़े सर्जन थे, एंशियंट यानी कि गुप्ता डायनेस्टी के दौरान ये पैदा हुए थे। और इनको आज हम इसलिए जानते हैं क्योंकि इन्होंने एक सर्जरी के बारे में, इनको इंडिया का पहला सर्जन बोला जाता है, एंशियंट सर्जन। तो इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये आंख वगैरह का ऑपरेशन भी करते थे। तो इन्होंने बुक में कई सारे ऑपरेशंस की प्रोसीजर लिखी है सुश्रुत ने। तो सुश्रुत संहिता
किस चीज पे लिखी गई बुक है? तो सर्जरी पे लिखी गई है। जो मेहरौली में बना हुआ आयरन पिलर है, मेहरौली में जो आयरन पिलर है वो कुतुब मीनार के अंदर बना हुआ है। तो कुतुब मीनार तो बाद में बना ना, जो बाहर से लोग आए उन्होंने हमारे आर्ट एंड कल्चर को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया और अपने जो आर्ट एंड कल्चर को आगे बढ़ाया। तो उसी का एक नमूना आपको देखने को मिलेगा कुतुब मीनार में। तो कुतुब मीनार के अंदर एक लोहे का बना स्तंभ है। तो कुतुब मीनार मेहरौली में है तो उसको आयरन पिलर ऑफ मेहरौली कहते हैं। उसी आयरन पिलर पे गुप्ता डायनेस्टी के राजा चंद्रगुप्त वन की कहानी हमको पढ़ने को मिलती है। तो ये थी कहानी गोल्डन एज ऑफ इंडिया यानी कि गुप्ता डायनेस्टी की।